till it undergoes division. So एक सेल के बर्थ के बाद, अभी आवाज क्लियर है? एक सेल के बर्थ के बाद जो भी सेल का बर्थ हुआ है वो जब खुद डिवीजन फेज में जाएगी तब तक का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहेंगे? सेल साइकिल. ओके. या फिर एक सेल में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं डिवीजन और डिवीजन के बाद और डिवीजन से पहले, उन सभी को क्या कहेंगे? सेल साइकिल. और लाइफ और डेथ, मतलब सेल का बर्थ और सेल की डेथ के में जो भी टाइम पीरियड है उसको क्या कहेंगे? एजिंग. वो उस पीरियड को क्या कहेंगे? एजिंग. सो अब ये जो भी सेल साइकिल है ये 4 फेज में रहती है. सबसे पहली फेज कौन सी रहेगी? G1 फेज. ये हमेशा याद रखना, सेल साइकिल हमेशा कहां से शुरू होगी? G1 फेज. उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज और उसके बाद M फेज. ठीक है. सो सबसे पहली फेज जो रहती है G1 फेज, और जिसको कहते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. तो ये जो गैप फेज है, ये गैप फेज कब आ रही है? डिवीजन के बाद, माइटोसिस या मियोसिस के बाद, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. अब ये जितनी भी फेज है इसमें क्या चेंज होगा? डिवीजन के बाद जो भी मटेरियल और डीएनए और आरएनए या जो भी प्रोटीन की जरूरत सेल को रहेगी, वो सभी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी चाहिए वो सभी प्रोटीन और डीएनए और जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है उनका सिंथेसिस होगा किसमें? G1 फेज में. ओके. सो G1 फेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फेज. लॉन्गेस्ट फेज. अब इस सेल में क्या होगा? डिवीजन नहीं होगा. सेल ग्रोज इन साइज और उसको क्या? एंड डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट्स यानी क्या? कि वो एक पर्टिकुलर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगा. कोई भी सेल्स जो है उसका अपनी बॉडी में, चाहे वो एनिमल हो तो एक पर्टिकुलर टिश्यू में कन्वर्ट होगा, प्लांट में हो तो भी एक पर्टिकुलर टिश्यू में कन्वर्ट होता है. तो इन जनरल जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उन सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जब भी कोई सेल डिवाइड होगी वो एक टाइम पीरियड के बाद एक मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक पर्टिकुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद वो फिर से डिवाइडिंग फेज में नहीं जाती. तो ये जो भी उसका मैच्योरेशन है इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन. सेल का जब डिवीजन होता है तो वो एक सिंपली सेल है. मैच्योर होने के बाद उससे एक तो पैरेन्काइमेटस सेल बनेंगे, कोलेनकाइमेटस सेल बनेंगे. अगर एनिमल की बात कर रहे हैं तो इट में भी लिवर सेल या फिर हार्ट सेल, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, इतने बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स है. अब ये सभी सेल्स डिवीजन के टाइम में उसको डायरेक्टली अपन मस्कुलर टिश्यू नहीं कहेंगे. डिवीजन होने के बाद उसका मैच्योरेशन होगा. वो मैच्योरेशन जो रहता है उसके बाद वो एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है जिसको कहेंगे अपन डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन और साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ता जाएगा सेल का और डिफरेंशिएट होगा. बट डिवीजन कहाँ पे होगा? सिर्फ एम फेज में. ठीक है. डिवीजन कहाँ पे होगा? सिर्फ एम फेज में. एंड इस फेज में और क्या होगा? रिक्वायर्ड ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज are carried out. जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सब कैरी आउट होगा. दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, देयर इज अ डीएनए रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा. मतलब डिवीजन के बाद ये जो भी डीएनए बना है ये डीएनए की एक कॉपी नहीं रहती, अपने में 2 कॉपी रहती है. हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी रहती है. तो जो भी डीएनए अभी यहाँ पे डिवाइड होने के बाद बना है उसका रेप्लिकेशन होगा और उसके लिए प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम, आरएनए ये सब चीजें चाहिए ये बनाने की प्रोसेस में. और इसके अलावा जो भी सेल का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में
बहुत सारे रिएक्शंस हो गए, उन रिएक्शन के लिए प्रोटीन और एंजाइम की जरूरत रहती है। तो ये सब चीजों का सिंथेसिस होगा G1 फेज में। अब जनरली जितने भी सेल्स है वो अपना ज्यादातर पीरियड जो है वो G1 फेज या पोस्ट माइटोटिक गैप फेज में स्पेंड करते हैं, और कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जो हमेशा जिंदगी भर के लिए G1 फेज में रहेंगे, लाइक लिवर सेल्स एंड दूसरा लिवर नहीं, मसल सेल्स एंड नर्व सेल। Muscle cells and nerve cells are permanently in G1 phase. ये दोनों सेल्स जो रहते हैं वो परमानेंटली G1 फेज में रहेंगे। क्यों? क्योंकि मसल्स जनरली जब उनका सिंथेसिस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये मसल तब तक डिवीजन फेज में नहीं जाते जब तक उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, ठीक है। कौन से? मसल सेल। और नर्व सेल जो रहते हैं दीज आर परमानेंट टिश्यू, और नर्व सेल एक बार जब बन जाते हैं, ठीक है, नर्व सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे बताओ? नर्व सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? वो बराबर है, लेकिन नर्व सेल न्यूरॉन कितने रहेंगे? एक ब्रेन जो है अपना और जो भी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें अराउंड 80 to 100 बिलियंस न्यूरॉन रहते हैं। बिलियन नहीं, 1 मिलियन है 10 लाख, बिलियन उससे ज्यादा रहेगा। 1 बिलियन 100 बिलियन तक न्यूरॉन रह सकते हैं, और ये जितने भी न्यूरॉन रहते हैं ये अपने 3 या 4 साल की उम्र तक डेवलप हो जाते हैं। अपने ब्रेन की 90% ऑफ डेवलपमेंट 4th या 3rd ईयर के तक हो जाती है। इसके बाद नर्व सेल डिवाइड नहीं होते। नर्व सेल कभी भी लाइफ टाइम में डिवाइड नहीं होते, वो सिर्फ एक ही बार बनते हैं। बर्थ होने के बाद जो भी उनका डिवीजन है वो वही बनेगा। उसके बाद जितने भी नर्व सेल्स रहते हैं उनके बीच में सिर्फ कनेक्शन बढ़ते हैं, बट नर्व सेल्स रीजनरेट नहीं होते। नर्व सेल्स जो रहते हैं एक बार अगर वो डेड हो जाए तो वो रीजनरेट नहीं होते। अपने बाकी के बॉडी सेल्स जो है अगर उनकी डेथ होती है नेचुरली या फिर कोई आर्टिफिशियल रीजन से उनकी डेथ होती है तो वो फिर से रीजनरेट होते हैं, बट न्यूरॉन या नर्व सेल्स जो रहते हैं वो एक बार डैमेज होने के बाद फिर से रिकवर नहीं होते हैं। अगर उसकी न्यूक्लियस डेड हो जाती है नर्व सेल की, न्यूरॉन की, तो वो नर्व सेल कभी भी रीजनरेट नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मसल सेल एंड नर्व सेल जो है दीज आर इन अ परमानेंटली इन G1 फेज और गैप फेज। ये हुई फर्स्ट फेज। उसके बाद सेकंड, एक उससे पहले इतना भी परमानेंट बताया। अब ये कौन सी सेल कितना देर तक G1 फेज में रहेगी ये उस सेल पे डिपेंड करता है। इट मे लास्ट फ्रॉम G1 phase may last from few days to years। कुछ दिन से लेके कुछ सालों तक G1 फेज जो रहती है वो चल सकती है। अगेन ये डिपेंड किस पे करता है कि वो सेल पे, जैसे अपनी बॉडी के फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल जो है वो हमेशा G1 फेज में रहेंगे। अपने मसल सेल जो रहते हैं नेचुरली मसल सेल कब ग्रो होंगे? जब हम बर्थ के बाद नेचुरल ग्रोथ होगी, बट अगर हम अपने लाइफ टाइम में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मसल के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो मसल फाइबर ब्रेक होने से नए मसल नहीं बनेंगे। सो जब तक हम मसल के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो मसल के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा तो फाइबर टूटेंगे नहीं, फाइबर टूटेंगे नहीं तो नए मसल सेल नहीं बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम कब एक्सरसाइज कर रहे हैं या मसल पे कितना प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मसल से कुछ दिनों के लिए G1 फेज में रहेगी या कुछ सालों के लिए G1 फेज में रहेगी। ये होगी फर्स्ट फेज। देन सेकंड फेज जो है दैट इज S फेज। S स्टैंड फॉर S फेज और सिंथेसिस फेज। S फेज और सिंथेसिस फेज। और हाँ, डीएनए सिंथेसिस G1 फेज में होता है, ठीक है, क्योंकि ये M फेज में जब भी सेल दो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो वो सेपरेट होने के बाद उसमें से कुछ डीएनए सेगमेंट जो रहते हैं उनको रीजनरेट करना पड़ता है या कुछ एक्सटेंशन करना पड़ता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ हद तक G1 फेज में होता है, ठीक है, बट ये किस पे डिपेंड करेगा? वो सेल की रिक्वायरमेंट क्या है।
अगर यहाँ पे डीएनए कोई डैमेज है या फिर उसको रिपेयर करना है तो वहां पे रेप्लिकेशन होगा। पूरा का पूरा सभी के सभी क्रोमोसोम रिजनरेट नहीं होते, बट इन जनरल कुछ कुछ स्टेजेस में या कुछ कुछ सेल्स में डीएनए का रेप्लिकेशन चलता रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सेकंड, एस फेज। सिंथेसिस क्यों बोला है? क्योंकि अब G1 फेज बहुत सालों तक चलती है। एस फेज में तभी एंटर होगा कोई भी सेल जब उसको आगे जाके डिवीजन में जाना है, ठीक है। अगर कोई भी सेल G1 फेज पार करने के बाद एस फेज में जाती है तो एस फेज में जाने के बाद उसको डिवीजन में जाना ही पड़ेगा, वो फिर से रिवर्स या फिर से रेस्टिंग स्टेट में नहीं जा सकती, ठीक। अब ये जो एस फेज है यहाँ पे मेन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ऑलरेडी डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, उससे नई कॉपी बनेगी, ठीक। इस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन बोला है वो रेप्लिकेशन जो है वो जनरली क्या रहेगा कि जो भी डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको एक्सटेंड करना, ठीक है, इस तरीके का चीजें होंगी। बट अभी जो एस फेज जा रही है, एस फेज के बाद G2 फेज आएगी और उसके बाद M फेज आएगी, तो अभी नया सेल बनने वाला है, नई सेल बनने वाली है, इसलिए ऑलरेडी जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी 2 कॉपी बनानी पड़ेगी। ये G1 फेज में डीएनए की 2 कॉपी नहीं बनती, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है बट डीएनए की 2 कॉपी नहीं बनती। इस फेज में डीएनए की 2 कॉपी बनेगी। मतलब अगर अपने सेल में ह्यूमंस पे कितने क्रोमोसोम रहते हैं टोटल? ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर क्या है? क्रोमोसोम्स बनना शुरू करना पड़ेगा। अब इतने ज्यादा, मतलब जो भी जीनोम है वो पूरा का पूरा जीनोम, एक सेल के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी डीएनए कंटेंट है उन सभी को अपन क्या कहेंगे? जीनोम। तो एक जीनोम को एंटायरली रेप्लिकेट करना है, इसीलिए ये फेज जो रहती है यहाँ पे S2 फेज से ही डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है और डीएनए डुप्लीकेशन और सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। सो डीएनए का सिंथेसिस होगा एंड प्रोटीन्स, आरएनए, enzymes associated with process, ठीक है। ये डीएनए फॉर्मेशन के प्रोसेस में जितने भी कंपाउंड चाहिए वो सभी कंपाउंड का सिंथेसिस भी यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोटीन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हिस्टोन। हिस्टोन का काम क्या रहता है? डीएनए को पैकेज करना, ठीक है। अब यहाँ पे भले ही एक से जितना भी जीनोम है उससे डबल क्रोमोसोम बन रहा है, उससे डबल क्रोमोसोम जब बनेगा, बट वो एक सेल के अंदर ठीक से मैनेज करने के लिए ये इतनी फेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कुछ बुक्स में इसी फेज को ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फेज भी बोला है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फेज। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन फेज भी कहते हैं कुछ बुक्स में इसको। उसके बाद नेक्स्ट G2 और प्री माइटोटिक गैप फेज। थर्ड, प्री माइटोटिक गैप फेज। ऑब्वियसली इसके पहले होगी बिफोर द एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन होने से पहले की ये जो फेज है उसको बोलेंगे प्री माइटोटिक गैप फेज और G2 फेज। अब G2 फेज में क्या होगा? ये जो भी डीएनए यहाँ पे बना है इस डीएनए का क्या होगा? कंडेंसेशन, ठीक है। द कंडेंसेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन S फेज। अब इसके अलावा अब डिवीजन में जितने भी प्रोसेसेस हैं इन सभी प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी।
आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया और ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, ये सेल ऑर्गेनेल का डिवीजन होगा या ये दो सेल में डिवाइड होंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनेल, अगर प्लांट की बात करते हैं तो ये दोनों जैसे सेल ऑर्गेनेल्स है ये अपने आप डिवाइड होते हैं, ये सेल के सेल साइकिल के ऊपर डिपेंड नहीं करते डिवीजन के लिए। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है कहाँ पे, इसमें सेल के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रीअरेंज किए जाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बनाने की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अपने डीएनए में नहीं रहती। ह्यूमंस के या जितने भी एनिमल्स हैं उनके केस में अपने को अपने मदर के गमिट से, एग से या ओव्यूल से ये ऑर्गेनेल मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली सेल के डीएनए के इंफॉर्मेशन से नहीं बनता, अपने सेल में जनरली इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे बनाया जाए, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है, ठीक है। अपने मदर से हमको मिलेगा, ठीक है, और अपने जनरेशन से आगे उनके मदर के थ्रू जाएगा। सो अगेन मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने मदर यानी ओव्यूल या फीमेल गमेट से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, ठीक है। तो उन सब के लिए उनको रीअरेंज करना पड़ेगा, वो होगा किसमें, G2 फेज में, ओके। अब इसके अलावा और एक चेंज रहता है यहाँ पे, क्रोमोसोम कंटेंट्स, जितने भी बायोमोलिक्यूल जो आगे की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनका सिंथेसिस होगा। ऑल बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज विच आर रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट डिवीजन फेज। डिवीजन फेज कौन सी है, एम फेज, ठीक है। और माइटोकॉन अगर सेल प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट और एनिमल में दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि जब एक सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब डिवीजन के दो टाइप रहते हैं। नेक्स्ट यहां तक समझ में आया, ये G2 फेज है, यहाँ पे इन सब चीजों का रेप्लिकेशन और सिंथेसिस होगा, डिवाइड करना है, ओके। अब ये डिवीजन जो है वो दो टाइप के रहते हैं, एक को कहते हैं माइटोसिस और दूसरे को कहते हैं मियोसिस। माइटोटिक फेज और मियोटिक फेज और सिंपली एम फेज, जिसमें सेल का डिवीजन होगा। अब ये जो भी सेल है उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक सोमैटिक सेल और दूसरे जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल यानी क्या बताया, सोमैटिक सेल और जर्म सेल में क्या डिफरेंस रहेगा बताया। एम फेज का काम क्या है, सेल को डिवाइड करना, ठीक है। अब ओके वो सब क्या है, तुम्हारे सब जो पॉइंट है G1 फेज का आगे का पॉइंट वो एक्सप्लेन होगा इसके बाद। हाँ, जर्म सेल वो सेल जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, सोमैटिक जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल रहेंगे। सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होता है, ठीक है, सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होता है उसको क्या कहेंगे, माइटोसिस, और जर्म सेल में जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं मियोसिस। सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होगा उसको कहेंगे माइटोसिस और जर्म सेल में जो डिवीजन होता है उसको कहेंगे मियोसिस। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा और डिवीजन के बाद दो डॉटर सेल बनती है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड इट क्रिएट्स 4 डॉटर सेल। तो मियोसिस में 4 सेल बनेंगे, 4 हैप्लॉइड रहेंगे, माइटोसिस में 2 सेल बनेंगे और वो दोनों कैसे रहेंगे, डिप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड का मतलब पता है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है पता है क्या, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में के बीच का डिफरेंस पता है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल या डिप्लॉइडी और हैप्लॉइडी के बीच में डिफरेंस पता है क्या, कभी सुना है नाम, डबल क्रोमोसोम। और डबल क्रोमोसोम यानी क्या, डबल क्रोमोसोम या फिर हाफ क्रोमोसोम यानी क्या, जितने भी क्रोमोसोम ये दो अलग अलग क्यों डिवाइड हो रहे हैं, अगर 46 क्रोमोसोम है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, सो अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए 46 क्रोमोसोम चाहिए। तो
गमेट्स में आधे क्रोमोसोम क्यों लगेंगे, आधे काम करेंगे क्या, क्रोमोसोम है वो सभी के सभी अपने के लिए अपने यूज जरूरत की इंपॉर्टेंट है अपने सेल के मेटाबॉलिज्म और सेल के सर्वाइवल के लिए। बट फर्क ये रहता है डिप्लॉयड यानी क्या, हर जीन के लिए वहां पे 2 कॉपी रहती है, ठीक है। अगर हाइपोथेटिकली अगर एग्जांपल बताया जाए, सिंपली आई कलर, अपनी आंखों का जो भी कलर है, तो आंखों में कितने कलर रहते हैं, एनिमल्स में आंखों में या ह्यूमंस में आंखों में कितने कलर रहते हैं, कितने कलर की आंखें रहती, बताओ। फोटो निकालो तब तक। इसकी इतने सब एग्जैक्टली ब्लैक नहीं रहता, क्योंकि अपने यहाँ पे जो भी पिगमेंट रहता है मेलानिन वो एग्जैक्टली पिच ब्लैक कलर का नहीं रहता। अपने को जो आंखें ब्लैक कलर की दिख रही है वो जनरली ब्राउन कलर की रहती है। इवन इंडियंस में जितनी भी आंखें वो जनरली ब्राउन कलर की रहती है, वो एग्जैक्टली ब्लैक नहीं रहता। एनीवे द पॉइंट इज कि इतने टाइप के कलर है, और ये जितने भी टाइप के कलर है, ब्लू ब्लैक या सॉरी ब्लू ब्राउन और ग्रीन, ये 3 टाइप के एक्सप्रेशन है, और इसके लिए 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, इसके लिए 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सो जनरली कोई भी अगर अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है या अपने बॉडी में जो भी फंक्शंस है वो फंक्शन कंट्रोल करने के लिए एक पेयर चाहिए, मतलब 2 क्रोमोसोम चाहिए, ठीक है। 2 क्रोमोसोम, जब 2 क्रोमोसोम क्यों चाहिए, अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स है वो अगर डिफेक्टिव हो या काम नहीं कर रहे तो उसको कंपेंसेट करने के लिए बैकअप चाहिए, इसलिए क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में रहता है, ठीक है। एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी फंक्शनल रहेगा, बट उसका जो भी इवोल्यूशन या उसका जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो थोड़ा अलग टाइप करेगा। पॉइंट बताने का क्या है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमने यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम या 2 सेट्स है क्रोमोसोम के, इसकी वजह से अपन सुपीरियर है या अपने बॉडी के फंक्शन में थोड़ी बहुत सुपीरियरिटी आती है। सो अगर एक जीन या एक क्रोमोसोम अगर डिफेक्टिव आता है तो उसका काम कंपेंसेट करने के लिए दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। दैट्स व्हाई ह्यूमंस या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड। गमिट्स का काम क्या रहता है, फ्यूजन करना। मेल और फीमेल गमिट फ्यूज हो गए तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी। सो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी तो उसमें वो भी डिप्लॉयड चाहिए, तो ये जो भी स्पीसीज का नंबर है, क्रोमोसोम नंबर, वो सेम रहना चाहिए, इसलिए गमेट्स जो रहते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं और अपने नॉर्मल बॉडी सेल्स जो रहते हैं वो डिप्लॉयड रहते हैं। ओके, सो ये डिफरेंस हुआ सोमैटिक सेल और जर्म सेल और माइटोसिस और मियोसिस में। ओके, अपने ये सेशन खत्म होने वाला है, आपको फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये सेशन खत्म होने वाला है, आपको फिर से ज्वाइन करना है। कैरियोकाइनेसिस और दूसरी साइटोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब क्या होता है, कैरियन का मतलब क्या होता है, क्या स्प्लिट हो रही है, न्यूक्लियस। सो दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ nucleus, and cytokinesis means division of cytoplasm। साइटोप्लाज्म और उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट है वो सब कंस्टिट्यूएंट का डिवीजन होगा साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में जो भी न्यूक्लियस का डिवीजन है वो कैरियोकाइनेसिस जो सोमैटिक सेल में हो रहा है। अगर कोई कैरियोकाइनेसिस सोमैटिक सेल में हो रहा है तब उसको क्या कहेंगे, माइटोसिस। अगर कोई कैरियोकाइनेसिस जर्म सेल में हो रहा है तब उसको क्या कहेंगे, मियोसिस, ठीक है। अगर कैरियोकाइनेसिस सोमैटिक सेल में होगा तब उसको क्या कहेंगे, माइटोसिस, और कैरियोकाइनेसिस जब जर्म सेल में होता है तब उसको कहते हैं मियोसिस। ये दोनों डिवीजन के बाद जो फेज रहेगी वो रहेगी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो जो भी डिवीजन है माइटोसिस और मियोसिस, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो सभी इसमें सेम रहेगी, प्लांट और एनिमल में डिफर करती है, बट इन जनरल ये दोनों डिवीजन में कैरियो साइटोप्लाज्म का डिवीजन एक तरीके से होता है।
डिफरेंस क्या रहेगा न्यूक्लियस के या फिर डीएनए के डिवीजन में। अब ये जो भी कैरियोकाइनेसिस है, भले वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इसमें 4 स्टेज रहते हैं। बताएं कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, ये जितने, अभी वीडियो क्लियर है? पार्थ वीडियो क्लियर है अभी? कैरियोकाइनेसिस जो है वो इन 4 स्टेज में होता है। ठीक है, पहली कौन सी रहेगी? प्रोफेज। पता है इनके बारे में? 10 तक हुआ है तुमको? याद आया क्या कुछ? अब ये जितने भी फेज है, ये फेज के ऊपर चेक पॉइंट रहते हैं, क्योंकि एक सेल के अंदर ये जो भी डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन किसके कंट्रोल के अंदर हो रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिसाइड करेगी वो उसको कहाँ पे कब डिवीजन करना है, कहाँ पे डिवीजन करना है, आई मीन किस वो उसको कब डिवाइड करना है, और ये सेल साइकिल का जो भी मैकेनिज्म है वो सब अपने डीएनए में इंस्टॉल्ड रहता है। अब यहाँ पे एम फेज के G1 फेज में और S फेज, इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है, या इन दोनों की G1 फेज जब खत्म होती है तब वहां पे एक चेक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं G1 चेक पॉइंट, और CDK4 साइक्लिन D, CDK4 साइक्लिन D और CDK6 साइक्लिन D। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? G1 चेक पॉइंट। मतलब ये चेक पॉइंट कब होगा? G1 खत्म होने के बाद। G1 खत्म होने के बाद। अब ये क्यों चाहिए? क्योंकि सेल अगर ये सब चीजें कैरी आउट कर रही है तो सेल को ये पता होना चाहिए कि G1 फेज में जो भी चीजें करनी चाहिए थी वो कंप्लीट है क्या नहीं। S1 फेज में आगे जाने के लिए ये सेल रेडी है क्या नहीं। अगर ये रेडी है तो ये जो कंपाउंड है CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कंपाउंड का नाम है, और साइक्लिन D, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। CDK6 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 6 एंड साइक्लिन D, ये दोनों कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होने के बाद ये चेक करते हैं कि ये सेल जो है वो आगे S फेज में जाने के लिए तैयार है कि नहीं। ठीक है, अगर वो रेडी है तो साइकिल आनी चाहिए। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी सेल S फेज में एंट्री कर रही है तो उसके बाद वो फिर से G1 फेज में नहीं जा सकती। अगर कोई भी सेल S फेज में एंट्री कर चुकी है तो उसका डिवीजन होके ही रहेगा, वो फिर से रिवर्स गैप फेज में नहीं जा सकती। सो S फेज जो है वहां पे उसके पहले एक चेक पॉइंट है, और दूसरा चेक पॉइंट रहता है आफ्टर G2 फेज, जहां पे कहते हैं G2 चेक पॉइंट CDK2 साइक्लिन B, CDK2 साइक्लिन B, जिसको कहते हैं G2 चेक पॉइंट। अब ये जो चेक पॉइंट रहता है इसका काम क्या रहेगा कि G1 S और G2 फेज में जो कुछ भी बनाने की जरूरत है वो बन चुका है क्या नहीं, सेल आगे जाने के लिए रेडी है क्या नहीं। ये चेक होने के बाद सेल G2 फेज से M फेज में एंटर करेगी, और थर्ड चेक पॉइंट रहता है आफ्टर M फेज। M फेज के बाद थर्ड चेक पॉइंट रहेगा विच इज मार्क्ड बाय साइक्लिन B डिग्रेडेशन। ये जो भी साइक्लिन B बना है उसका जब डिग्रेडेशन होता है M फेज में, उसके बाद ये सिग्नल मिलेगा सेल को कि सभी चीजें अपने तरीके से चल रही है और सेल डिवीजन जो है बराबर से कैरी आउट हो रहा है। अब ये चेक पॉइंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि सेल को पता होना चाहिए कि पूरे डिवीजन में कौन से एरर आ रहे हैं, और आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर नहीं आ रहा है तो सब कुछ जैसे चल रहा है, इसका ये क्या हो गया, एक सिग्नल हो गया। सो ये इतना ओवरऑल क्या कहते हैं, दिस इज ओवरऑल प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, कि ये सब डिवाइड होते समय कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इतने चेक पॉइंट रहते हैं। ओके, सो ये हुआ सेल साइकिल के बारे में। अब इसके अलावा और एक फेज रहती है जिसको कहते हैं G0 फेज, जो सेल साइकिल में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती, बट G0 फेज इज ए नॉन डिवाइडिंग रेस्टिंग फेज। G0 फेज इज
नॉन डिवाइडिंग रेस्टिंग फेज। ठीक है, जनरली ये वो सेल में रहेगा जो सेल कभी भी फिर से डिवीजन में नहीं जाएगी। ठीक है, जो कभी भी फिर से जनरली डिवीजन में नहीं जाते। कुछ बुक में अलग से डिस्टिंक्शन दिया है, वरना G1, F, G2 और N ये 4 फेज बताते हैं। ओके, CDK मीन्स साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन बी। ये प्रोटीन कंपाउंड है जो ये ओवरऑल प्रोसेस पे चेक करेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन कंपाउंड है। सो ये हुआ ओवरऑल सेल साइकिल के बारे में। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट बाकी है? मियोसिस कब होता है? जब सेल को गमीट प्रोड्यूस करते हैं। और मियोसिस कहाँ पे होगा? सिर्फ सेक्स ऑर्गन में होगा, बाकी के बॉडी में मियोसिस नहीं होता। और माइटोसिस कहाँ पे होगा? जितने भी नॉर्मल सेल्स है वहां पे माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मेन एम क्या रहता है कि कोई भी सेल को रिपेयर करना। अगर कोई सेल डैमेज हो गई है तो 1 से 2 सेल जब बनेगी तो उसको रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से जो भी डैमेज सेल है वो रिप्लेस होगी। और मियोसिस का काम क्या रहता है? रिप्रोडक्शन करना। सो माइटोसिस जो रहता है उसकी बेसिक माइटोसिस और मियोसिस में दूसरा बेसिक डिफरेंस, माइटोसिस में डिवीजन के बाद 2 सेल बनेंगे, मियोसिस में 4 बनेंगे और क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस टू हाफ होगा इन केस ऑफ मियोसिस, और माइटोसिस में सेम रहेगा। ओके, सो ये हुआ माइटोसिस के बारे में। अब ये जो भी माइटोसिस की प्रोसेस है इसका वो निकालना है, ये बताओ। Process comes from Greek word which means thread. Threatening. माइटोसिस यानी क्या होता है? थ्रेड। सो डीएनए जो थ्रेड लाइक रहता है इसलिए उसको, और थ्रेड लाइक डीएनए का स्प्लिटिंग हो रहा है इसलिए उसको क्या बोला है? माइटोसिस। माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रैसबर्गर इन केस ऑफ प्लांट। It was first observed by Strasburger in case of plant, और ईयर था 1870, and first observed by Fleming in case of animals. एनिमल्स में फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया एंड द ईयर वाज 1880। सो इन दोनों साइंटिस्ट में प्लांट और एनिमल में इंडिपेंडेंटली माइटोसिस को ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसका डिटेक्शन किया। अब ये जो भी माइटोसिस है इसमें 2 टाइप के माइटोसिस रहेंगे। एक वो जहां पे सेंट्रियोल इन्वॉल्व है उसको कहते हैं सेंट्रिक माइटोसिस, और एस्ट्रल माइटोसिस। सेंट्रिक क्यों? बिकॉज centrioles are involved in the process of division. ठीक है, अब ये जो भी सेंट्रियोल बनता है, ये सेंट्रियोल का मेन काम क्या रहता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक्सटेंड करना, और ये जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आगे चल के एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको कहते हैं स्पिंडल apparatus या स्पिंडल नेटवर्क। तो ये जो स्पिंडल नेटवर्क है वो किससे बनता है? स्टार्ट किससे होता है? सेंट्रियोल से। अब इससे जो फाइबर निकलते हैं उसको एस्ट्रल फाइबर भी कहते हैं। That's why they are called astral mitosis, because there is a development of astal and its fiber. That's why it is called astral mitosis. और ये माइटोसिस किसमें होगा? इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और एनी ऑर्गेनिज्म हु हैज सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। एनिमल्स में जानवर का नाम है। ठीक है,
ये जो भी सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल से जो फाइबर निकलते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रल फाइबर। तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होने की वजह से उसको क्या बोला, सेंट्रिक माइटोसिस, और सेंट्रियोल प्रेजेंट इसकी वजह से वहां पे फाइबर बन रहे हैं, उसको कहते हैं एस्टर फाइबर, एस्टर माइटोसिस। अभी वीडियो क्लियर, एस्टर फाइबर बनता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एस्टर माइटोसिस। एंड दिस टाइप ऑफ माइटोसिस इज मोर कॉमन इन एनिमल, क्योंकि एनिमल में सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है। एंड दूसरा लोअर प्लांट्स, ठीक है, बट लोअर प्लांट्स में भले ही एस्टर हो बट वो माइटोसिस में इन्वॉल्व नहीं रहते। और एक ग्रुप हुआ एनिमल हुआ, एंड जनरली एनिमल, और कुछ प्रोटिस्ट, ठीक है। प्रोटिस्ट का ग्रुप जो है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें कुछ एग्जांपल ऐसे रहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनमें एस्ट्रल और सेंट्रिक माइटोसिस होगा। दूसरा रहता है असेंट्रिक और एनास्ट्रल माइटोसिस। जहां पे सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है, centrioles do not take part in division or absent। एक तो वो absent रहेगा या फिर प्रेजेंट रहता भी है तो भी वो डिवीजन पे पार्ट नहीं रहता। तो यहाँ पे जो फाइबर बनते हैं वो एस्टर से नहीं आते, वो दूसरी चीजों से बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, एनास्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। और असेंट्रिक माइटोसिस बिकॉज सेंट्रियोल डू नॉट टेक पार्ट इन डिवीजन और कंप्लीटली अब्सेंट। ये टाइप का डिवीजन किसमें होगा, इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट और अल्गी। अब अल्गी स्पेशल केस इसलिए है बिकॉज अल्गी डू possess centriole but not involved। सेंट्रियोल अल्गी में प्रेजेंट रहता है बट वो डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं रहता, ठीक है। सो अल्गी में सेंट्रियोल होने के बावजूद भी उसको अपन एनास्ट्रल या फिर असेंट्रिक माइटोसिस कहेंगे, क्योंकि सेंट्रियोल प्रेजेंट होने के बाद भी वो डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं रहता। तो माइटोसिस के ये दो टाइप हुए, सेंट्रिक, एस्ट्रल, असेंट्रिक और एनास्ट्रल। अब ये जितने भी डिवीजन हैं यहाँ पे और एक डिफरेंस रहता है, जो भी एनिमल में माइटोसिस होगा वहां पे साइटोप्लाज्म डिवीजन होने की प्रोसेस अलग रहती है, और प्लांट में जो माइटोसिस होता है वहां पे डिवीजन की प्रोसेस अलग रहती है। ये डिफरेंस हुआ इसके बारे में। अब ये जितना भी क्रोमोसोम है जो आगे चल के डिवाइड होगा, ये डिवीजन के लिए जो भी एपरेटस लगता है उसको कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। उसको क्या कहते हैं, माइटोटिक एपरेटस। और जो किससे बनता है, एस्टर, स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रियोल। ये तीन चीजों से जो बनता है उसको क्या कहेंगे, माइटोटिक एपरेटस। अब सेंट्रियोल क्या है, पढ़ा है, सेंट्रियोल क्या रहता है बताओ, सेंट्रियोल क्या रहेगा, माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल का रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, और जो रीजन में सेंट्रियोल रहते हैं उस रीजन को क्या कहते हैं, जो रीजन में सेंट्रियोल रहेंगे उस रीजन को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम ये वो एरिया है जहाँ पे क्लियर साइटोप्लाज्म, जहाँ पे साइटोप्लाज्म थोड़ा डिस्टिंक्ट रहता है बाकी के साइटोप्लाज्म से, और जहाँ पे ये दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, ओके, उसको कहते हैं सेंट्रियोल। सो सेंट्रियोल जो है उससे जब फाइबर निकलता है तब उसको कहते हैं एस्टर, ठीक है। एस्टर मीन्स स्टार, ठीक है। तो ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनता है कब, जब सेल डिवाइड होती है। और कहां से बनेगा, फ्रॉम सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल से
फाइबर रेडिएट होते हैं। कौन से फाइबर? माइक्रोट्यूब्यूल, दे रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल्स और सिंपली फाइबर। ठीक है, सो ये सेंट्रियोल है, तो इससे फाइबर बाहर आएंगे, तो ये कैसे दिखता है? स्टार जैसा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एस्टर। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एस्टर। सो ये जो भी एस्टर है ये आगे चल के स्पिंडल फाइबर बनाता है। अब स्पिंडल फाइबर क्या है? स्पिंडल फाइबर इज ए नेटवर्क और accumulation of microtubule fiber जो एस्टर से बाहर आते हैं। ये जो भी एस्टर है उससे बहुत सारे फाइबर बाहर आएंगे और उससे जो भी असेंबली बनेगी फाइबर की उसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का काम क्या रहता है कि क्रोमोसोम को अटैच होना और उसको डिवाइड होने देना। ठीक है, मतलब उसका स्प्लिटिंग करना। अब ये जितने भी एस्टर स्पिंडल फाइबर रहते हैं इसमें जो भी फाइबर है वो 3 टाइप के रहते हैं। ठीक है, एंड स्पिंडल इसलिए बोला है बिकॉज ये स्पिंडल शेप के दिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एस्टर का स्ट्रक्चर हुआ, ये एक सेल है। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे? बहुत सारे क्रोमोसोम। सो ये सारे क्रोमोसोम को क्या अटैच्ड है? स्पिंडल फाइबर। अब इसकी वजह से ये जो है इसका मिडिल रीजन ब्रॉड दिखेगा और टिप के ऊपर वो टैपरिंग या छोटा नैरो हो जाता है। तो ये जो शेप है इस शेप को क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप। तो ऐसे स्पिंडल शेप के apparatus में या अरेंजमेंट में फाइबर है इसलिए उसको क्या बोला है? स्पिंडल फाइबर। अब ये जितने भी स्पिंडल फाइबर रहते हैं ये 3 टाइप के रहते हैं। फर्स्ट काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ठीक है, काइनेटोकोर फाइबर ये वो फाइबर रहते हैं जो डायरेक्टली अटैच रहते हैं किसको? क्रोमोसोम को। ठीक है, काइनेटोकोर फाइबर और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। which are attached or directly attached to chromosome। but किससे अटैच रहेंगे? थ्रू अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। जो भी क्रोमोसोम रहेगा, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर पता है, ये 4 आर्म रहेंगे और बीच में सेंट्रियोल रहेगा। तो ये जो भी ये सेंट्रोमियर के ऊपर एक कोटिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता है या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो इस सेंट्रोमियर को कवर करता है। तो ये जो सेंट्रोमियर का कोटिंग या कवरिंग है इसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। तो ऐसे फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल जो उस काइनेटोकोर को अटैच है उसको क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। दूसरे रहते हैं नॉन काइनेटोकोर। सेकंड आर नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, शॉर्ट में एमटी लिखा है। नॉन काइनेटोकोर कौन से रहेंगे? विच आर एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पोल टू अनदर। यहाँ पे ये एक पोल है और यहाँ पे दूसरा पोल, इन दोनों के बीच में ये कंटिन्यूअस फाइबर जो है जो किसी भी क्रोमोसोम को अटैच नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। थर्ड इंटरमीडिएट और एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इंटरमीडिएट और एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल which are suspended in between क्रोमोसोम। ये कोई भी क्रोमोसोम को भी अटैच नहीं रहेंगे और कोई पोल को भी अटैच नहीं रहेंगे। These are suspended in between this network of spindle fiber।
these are not neither attached to chromosome nor the pole और सेंट्रियोल। ये पोल से भी अटैच नहीं रहते और क्रोमोसोम से भी अटैच नहीं रहते। सो ये जो रेड कलर के बताया, ये सारे फाइबर इन बिटवीन रहेंगे। ये जितनी भी असेंबली है, ये असेंबली को उसी पोजीशन में सेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सेल में अब ये डिवीजन शुरू है तो ये कोई भी प्लेन में शुरू हो सकता है, तो वो प्लेन वैसा ही बना रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट की जरूरत रहती है, या फिर ये इंटरमीडिएट और एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल की जरूरत रहती है। सो इतने 3 टाइप के क्या आएंगे स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल और सेंट्रियोल। ये चीज जो मिला के क्या बनेगा माइटोटिक एपरेटस। ये पूरा का पूरा क्या है माइटोटिक एपरेटस। अब यहाँ पे प्लांट के केस में जो असेंट्रिक और एनास्ट्रल माइटोसिस है, प्लांट में क्यों एस्टर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्लांट में ये जो भी स्पिंडल एपरेटस बनता है ये किससे बनेगा सेल वॉल। ये सर्कुलर सेल है, मतलब ये कौन सी सेल है, ये सर्कुलर सेल दिखाई है, मतलब कौन सी सेल है, सर्कुलर सेल है, मतलब कौन सी सेल है, प्लांट सेल कैसी रहेगी, ठीक है, प्लांट सेल आर जनरली हेक्सागोनल। सो प्लांट सेल में ये जो भी हेक्सागोन है ये क्या है सेल वॉल और उसके अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये जो भी सेल वॉल है, ये सेल वॉल के एक एंड से स्पिंडल फाइबर तैयार होंगे और दूसरे एंड से दूसरे स्पिंडल फाइबर तैयार होंगे। ये स्पिंडल यहां पे किससे बन रहा है, थ्रू सेल वॉल, और इसके बीच में क्रोमोसोम अटैच है। सो प्लांट के केस में ये जो भी स्पिंडल फाइबर बन रहा है ये किससे बनेगा, थ्रू सेल वॉल प्लस गोल्जी। गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल रहते हैं सिस्टर रहने वाले और सेल वॉल, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से यहाँ पे स्पिंडल एपरेटस बनता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो इसके लिए ये एपरेटस में कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है जिसके थ्रू स्पिंडल फाइबर बने। और दूसरा सेंट्रियोल या फिर ये जो भी एस्टर है इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। व्हाई, बिकॉज अगर एस्टर प्रेजेंट रहता है तो एपरेटस का पोजीशन चेंज करने के लिए इजी होगा। दैट इज इवोल्यूशनरी एडवांटेज टू एनिमल। मतलब ये अभी इस प्लेन में है। सो ये जो भी स्पिंडल एपरेटस है ये एनिमल में बन रहा है, अगर एस्टर प्रेजेंट है इसकी वजह से ये इस प्लेन में भी टर्न हो सकता है, इस प्लेन में भी टर्न हो सकता है, या किसी भी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। पॉइंट इज सेंट्रियोल प्रेजेंट रहने की वजह से ये जो भी असेंबली है किसी भी पोजीशन में या एंगल में या अलाइनमेंट में अगर हम चेंज करते हैं तो उससे सेल को या फिर डिवीजन के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे सेल वॉल कोई इंजरी होती है प्लांट में तो ये सेल डिवीजन या फिर ये माइटोसिस कंप्लीट नहीं होगा। जनरली प्लांट स्टेबल है, वो लोकोमोट नहीं करते, इसलिए उनमें उतना प्रॉब्लम नहीं आता। बट एनिमल के केस में अपना इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने को एडवांटेज है कि अपने यहाँ जो भी एस्ट्रल और सेंट्रियोल का एस्टर से ये बना हुआ है एपरेटस, ये एपरेटस को अपन कोई भी पोजीशन अपन नहीं, मतलब सेल खुद चेंज करेगी अगर वो भी जरूरत है तो, मतलब अगर पोजीशन चेंज भी करती है होती है एपरेटस की तो उसकी वजह से डिवीजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू और एडवांटेज टू द एनिमल सेल ऑफ हैविंग एस्टर and its spindle fiber or having ester originating from centrioles। Okay, इसमें कुछ पूछना है?